हेलो गाइस, मैं नाम डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ इस वीडियो में डॉक्टर प्रांजलि, जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर किया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने एफएमजी एग्जाम पास करी, कैसे एमबीबीएस देश से पढ़ाई स्टार्ट करी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आज इनसे पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्वाइन करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much, sir. Thank you so much for having me here, sir. Thank you. जी, सो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। Yes, sir. Sir, I'm Pranjali Singh और मैंने अपना MBBS I've done it from China 3 Georges University और I just appeared first time for December FMG exam 2022 and fortunately I cleared it in my first attempt. ओके, सो अपन ने पढ़ाई कब से चालू कर दी थी इस एफएमजी के लिए? सर एफएमजी के लिए जो सीरियस पढ़ाई थी वो एक्चुअली मैंने 4th ईयर से सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने मैरो का। हम्म। कॉलेज में सर ये रहता था कि हाँ आई यूज टू स्टडी, लेकिन इतना वो एफएमजी ओरिएंटेड नहीं था। जैसे कॉलेज के एग्जाम्स होते थे उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग पढ़ती थी, बट एफएमजी ओरिएंटेड जो पढ़ाई मेरी स्पेशली मैंने शुरू की थी वो 4th ईयर से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था और मतलब स्टार्ट कर दी थी। फिर जो बहुत सीरियस जो डेडिकेटेड वाली पढ़ाई थी वो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल की है। ओके, सो जब कॉलेज में अपन ने जब फोर्थ ईयर में जो चालू करी थी पढ़ाई, तो तब से लेके कॉलेज डेज तक, जब कॉलेज डिग्री हुई तब तक अपन ने कितने सब्जेक्ट खत्म कर लिए थे? सिर्फ 4th ईयर से एक्चुअली मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे सर। अच्छा, हाँ। तो मैं 2020 में आ गई थी थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर से मेरा ऑनलाइन ही चला है सर। तो हम्म। मेरा ऑनलाइन क्लासेस में जितना जो होता था वो पढ़ती थी, बाकी मैं प्रॉपर इसी हिसाब से करती थी, मतलब एफएमजी के लिए पढ़ती थी। तो हम्म। सर मैंने ऑलमोस्ट 6-7 महीने में ट्राई किया था कि मुझे जितना वीडियोस वाला पार्ट जो देखना है, मुझे जो भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो मैं कर लूँ। तो सर मैंने मेजर सब्जेक्ट्स सारे ही कर लिए थे। ठीक है। जी, उतने रिविजन्स नहीं हुए थे तब तक मेरे, लेकिन मेरा जो वन टाइम वॉच था, जो मेरा नोट्स मेकिंग वाली चीज थी, वो मेरी ऑलमोस्ट 7 महीने में मैंने कंप्लीट कर ली थी। कुछ माइनर सब्जेक्ट जो थे मेरे 3-4 वो रह गए। तो आपने खुद के नोट्स बनाए थे? सर स्टार्टिंग में मैं बना रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना टाइम अलाउ नहीं कर रहा मुझे, फिर मैंने प्रिंटेड नोट्स यूज किए। स्टार्टिंग में कुछ सब्जेक्ट्स के बनाए। क्योंकि मेनली क्या जी होता है ना, प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। एक बार आपने कर दी तो ऑब्वियसली फिर तो कंटिन्यूसली फ्लो आ ही जाता है। बट एक स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल होता है ना, कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, वो करना वाला हर्डल ही जाता नहीं है लोगों का 6 महीने साल भर। फर्स्ट ईयर सोचते, सेकंड ईयर आ जाता है, थर्ड ईयर आ जाता है, फोर्थ ईयर आ जाता है। तो वो स्टार्टिंग वाला हर्डल कैसे पार किया? सर एक्चुअली कॉलेज में एज आई टोल्ड यू कि इतना बस ये था कि हाँ आई हैव टू स्टडी फॉर द कॉलेज, आई यूज टू गेट गुड ग्रेड्स इन द कॉलेज, वो सब हो रहा था। लेकिन उतना एट दैट टाइम मैं ऐसा किसी के कांटेक्ट में नहीं थी, मुझे इतना मतलब आई डिड नॉट हैव द आइडिया कि मुझे स्टार्ट करना था, बट क्या प्लेटफॉर्म चूज करना है, कैसे करना है। तो उसमें एक मेरी सीनियर है, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की। तो शी गाइडेड मी इन एवरीथिंग। उन्होंने मुझे बताया कि बिकॉज शी वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम मैरो, उन्होंने बोला कि हाँ मैरो इज गुड और ये वो। देन आई ट्राइड मैरो, देखा मैंने थोड़े दिन, मुझे अच्छा लगा, तो उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। तो सर स्टार्टिंग में तो यही था कि एक्चुअली पता था करना है, बट कैसे करना है वाला आइडिया नहीं था। बट एज द टाइम पास्ड तो अपने आप एक सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि आई ऑलवेज हैड दैट इन माइंड कि मुझे एफएमजी फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है। एक वो आइडिया था जो हमेशा था कि करना है। अभी तो सर जैसे जैसे टाइम पास होता गया और निकलता गया और सीरियसनेस आई, तो अपने आप सर चीजें भी अलाइंड हो गई। तो मैंने स्टार्टिंग में बस सब्सक्रिप्शन दिया, फिर मैंने बेसिक सब्जेक्ट से देखना शुरू किया। सर जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीत जाता है ना, तो एक अपने आप से वो चीज आ जाती है कि हाँ आई गॉट मोर सीरियस, मोर एंड मोर सीरियस ग्रेजुअली। सर यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सो जैसे कि अपन इंडिया में जैसे आप आई गए थे, फिर उसका जब जैसे चलो फाइनल ईयर क्लियर हो गया, फिर जब एग्जाम आई गई कि चलो 6 मंथ बाद एग्जाम है, तो वो जो एक, क्योंकि वो पूरा पूरा इंटेंसिफाइड पीरियड होता है ना, मतलब आप नॉर्मली कितना भी पढ़ो, बट जो एग्जाम टाइम वाला जो पीरियड होता है, तो एग्जाम टाइम वाले टाइम में आपने कैसे रिवीजन मैनेज करे, कितने रिवीजन वगैरह करे, क्या प्लान आउट, क्या स्ट्रेटेजी थी इस एग्जाम की? सर एग्जाम के 6 महीने पहले सर एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि मैं मैरो से पढ़ रही थी। तो स्टार्टिंग में मतलब मैं पीजी के हिसाब से जो वीडियोस होते हैं सारे वीडियोस देखती थी, सारे नोट्स बनाती थी और उस तरह से चीजें कर रही थी। ऑल्दो आई स्टार्टेड
एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल जो एफएमजी ओरिएंटेड वाली पढ़ाई थी कि उस हिसाब से उस पेपर पैटर्न को देख के वो चीजें जो स्ट्रैटेजी थी वो इतनी मेरी अच्छी नहीं थी टिल दैट टाइम. वंस माय यूनिवर्सिटी एग्जाम्स गॉट ओवर, फिर आई वाज मतलब कंप्लीटली फोकस्ड कि अभी द फोकस हैज टू बी ऑन क्लियरिंग द एग्जाम फर्स्ट. तो उसके बाद सर मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज काफी चेंज करी. मैंने अपने जो रिविजन की टेक्निक्स थी वो चेंज की, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ सर कि मैंने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है. आई ऑलमोस्ट वॉच्ड 700 750 वीडियोस मैंने देख रखे थे. तो मुझे लगा मैंने पढ़ बहुत कुछ रखा है बट मुझे चीजें याद नहीं है. और बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट एफएमजी के लिए एक्चुअली नहीं है, मैंने उन पे ज्यादा फोकस कर रखा है. तो सर वो सब चीजें फिर 6 महीने में तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई. मैंने अपना टेस्ट वेस्ट देना शुरू करा, जीटीज देना शुरू करे, उनको एनालाइज करना शुरू किया. और सर मैंने एक चीज बहुत मतलब क्या ध्यान रखा कि मुझे रिविजन्स करने हैं. द थिंग दैट आई हैड इन माइंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि आई हैव टू रिवाइज द थिंग्स मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली. उस चीज पे मैंने फिर फोकस किया. तो वहां से सर जो मेरी लास्ट 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी थी वो एक्चुअली बहुत ज्यादा मैंने रिविजन फोकस्ड किया और बाद में क्वेश्चंस करना ज्यादा सॉल्व किया. और जो सब्जेक्ट्स थे उनमें सर थोड़ा वेटेज वाइज भी मैंने चीजें की. लाइक जो हमारे जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको उससे पहले मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी, बट उन 6 महीनों में मेरा जो टाइम टेबल होता था वो ऐसा होता था कि जो सब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है मेरे टाइम टेबल में उतनी जगह उस सब्जेक्ट की रहेगी. सर ये स्ट्रैटेजी थी मेरी. तो जीटी कब से देना आपने स्टार्ट कर दिया था? सर जीटी मैंने लास्ट 6 महीने में पहले मैंने एक जीटी दे के रखा था. उसके बाद फिर मैंने जब 3 महीने बचे थे तो मेरा ये रहता था कि फर्स्ट दो जीटी का जीटी क्या दे दूं. स्कोर था? सर फर्स्ट जीटी का स्कोर, सर एक्चुअली मैंने जो फर्स्ट जीटी दिया था वो प्रेप लैडर से दिया था. तो हम्म। फर्स्ट जीटी का स्कोर मेरा 122 123 ऐसा था कुछ. और कितना बड़ा वो लास्ट एग्जाम से पहले तक? सर मेरा एक्चुअली जो दिसंबर का जो प्रिपरेशन था उसमें मेरा जो लास्ट जीटी का स्कोर आया था मैरो में वो 180 आया था समथिंग. ठीक क्योंकि है। सर दिसंबर के लिए आई वाज मोर एंड बेटर प्रिपेयर्ड. हम्म। तो यस सर, बिफोर द एग्जाम गॉट पोस्टपोन्ड. हम्म। सो और अपन ने फिर कितने रिवीजन प्लान करे थे इसमें? सर मेरा रिवीजन प्लान ये था कि मैं आई ट्राई कि मैं 5 रिवीजन तक कर पाऊँ, ये मेरा प्लान था. तो मेरे इतने प्रॉपर रिवीजन 5 नहीं हो पाए थे टिल द एंड. हम्म। 3 तो मेरे बहुत प्रॉपर हुए थे. बाकी मेरा फिर जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे जिन पे मैं लास्ट के 1 महीने में मुझे था कि बहुत फोकस करना है, बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं, बार बार पूछे जा रहे जीटीज में. सर लास्ट में 1 महीने में मैं ज्यादा उनको रिवाइज कर रही थी. फिर मैंने और जो बहुत ज्यादा चीजें थी उनको कंसाइज जितना मैं कर सकती थी वो कोशिश करके उन पे फोकस करके उनके रिविजन्स बहुत किए मैंने. वो मतलब कंसाइज मतलब काफी. आपने कुछ 20 नोटबुक टाइप का कुछ बनाया था क्या? यस सर, टाइप ऑफ. बट टाइप। सर मैं थोड़ा यस सर, मतलब पर सर मेरे साथ आई जस्ट कैन नॉट वन लाइनर्स टाइप मैं नहीं बनाती हूँ. तो मेरे जो भी डिफरेंट नोटबुक कंसाइज नोट्स की थी उसमें मैंने कंसेप्चुअल चीजें लिखी थी सो दैट आई हैव द होल थिंग. अगर मैं उसको पढ़ूं तो मुझे ए टू जेड वो टॉपिक याद आ जाए. तो जस्ट। वन लाइनर्स चीजें नहीं थी मेरे. ओके। यस सर. ओके। सो और क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करने का क्या सिस्टम था? सर क्वेश्चंस मैंने सिर्फ मैरो से करती थी. मैं लास्ट में मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सब्जेक्ट वाइज, बट उसको मैं सीरियसली कर नहीं पाई. मैंने हम्म। एक टेस्ट ज्वाइन कर ली थी एक प्लेटफॉर्म से. बाकी सर मैं मैरो के जो क्यू बैंक थे एफएमजी सेक्शन के वो लगाती थी. और पीवाईक्यूज वगैरह? सर उसके लिए मैंने एफएमजी सॉल्यूशंस की थी. ओके। पीवाईक्यूज से कितने क्वेश्चंस लगे इस बार के एग्जाम में? कितने कितने टॉपिक्स पीवाईक्यूज से थे? सर मुझे पेपर 1 में तो काफी रिपीटेड लगे टॉपिक्स. ऑल्दो मुझे सर रिपीटेड टॉपिक्स में कई जगह जैसे डर्मा वगैरह के क्वेश्चंस काफी अनएक्सपेक्टेड आए. जो हर बार जो एक यूजुअल पैटर्न था उससे चेंज था. टॉपिक सेम थे बट क्वेश्चंस बहुत नए थे. तो सर मुझे ऐसा लगा कि स्पेशली फॉर पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 मेरा इट डिडंट गो वेल मेरा. तो पेपर 1 में तो सर मुझे लगा 25-30% टॉपिक्स तो मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत रिपीट हुए. ओके। सो प्रिपरेशन टाइम में क्या होता है ना कि हमेशा प्रिपरेशन, अब अपन स्टार्टिंग में सोचते हैं कि पूरी ऐसे बिल्कुल जाएगी कि बस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बट बहुत सारे बीच में ऐसे फेज होते हैं जब पढ़ाई बिल्कुल बंद हो जाती है या पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है. डिप्रेशन फेज भी आने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ रहे हो सब कुछ.
तो वो फेस को कैसे डील करा जब मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का? सर ये जो मेरा फेज था एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सर आई केम बैक टू इंडिया इन 2020 और आई डिसाइडेड टू स्टे बैक इन माई विलेज। सर मैं 3 साल अपने गांव में थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीवन। जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मोस्ट ऑफ देम मतलब 95% ऑफ देम दे वर इन दिल्ली और दे वर डूइंग कोचिंग, लाइव क्लासेस कर रहे थे, फेस टू फेस कोचिंग्स कर रहे थे। तो सर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ऑफ ट्रैक हो जाती थी, क्योंकि एक बार घर में होके कंफर्ट जोन आ ही जाता था मेरे साथ। और मैं थोड़ा सा किसी के कांटेक्ट में नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में डिस्कशंस कर रही हूँ या वो सब नहीं। मैं बिल्कुल आई वाज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। मेरा जो प्रिपरेशन थी वो मेरी खुद के उससे थी। मैं खुद ही अपने आप को देख के, खुद को एनालाइज करके वो चीजें चलती थी। बट एक जो मोटिवेशन मुझे आता था सर घर से, तो मुझे लगता है उस चीज से अगर मैं कहीं मतलब बाहर रहती तो उसकी कुछ अलग फायदे होते, क्योंकि आई वुड हैव बीन मोर कंसिस्टेंट, थोड़ा डिसिप्लिन रह पाती। लेकिन घर पे वो डिसिप्लिन कई बार हो जाता था ऑफ ट्रैक। लेकिन सर घर पे व्हेन आई वाज बिटवीन एवरीबडी, सारे अपने पेरेंट्स के साथ एंड विद माय सिबलिंग्स, तो जो मेरा एक एंजाइटी फेज आया लास्ट में, उसमें मैं बहुत बेटर डील कर पाई। क्योंकि आई यूज टू टॉक टू माई पेरेंट्स, आई यूज टू टॉक टू माई सिबलिंग्स। और सर उससे और सर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि व्हेन यू सी योर पेरेंट्स एवरी टाइम, उनके ड्रीम्स हैं, उनके होप्स हैं, दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। तो हर चीज जब घर में इस अकॉर्डिंग हो रही होती है कि भाई हाँ मेरे बच्चे का एग्जाम है, तो एवरीबडी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एवरीथिंग कि शी शुड नॉट बी डिस्टर्ब। तो जब वो इतने एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो सर वो चीज एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हुई कि मैं आई रिमेन्ड घर मोटिवेटेड में टू अगर अचीव आप दोस। प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अकेले नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर पूरा घर ही प्रिपरेशन कर रहा होता एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो सर है। कहीं ना कहीं सर वो एक मोटिवेशन मिलता रहता है, वो बाहर से फिर ढूंढने की ये जरूरत नहीं पड़ती। 2 महीने के लिए जब घर पे था एफएमजी के टाइम पे, अगस्त वाले के टाइम पे, तो आप पढ़ रहे हो 10-12 घंटे, तो पापा आपके लिए चाय ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं, तो वो अच्छा भी लगता है। यस सर, एग्जैक्टली। तो सर वो चीजें ना मोटिवेट करती रहती हैं, क्योंकि आप बाहर रहते हो तो आप इन चीजों से डिटैच हो जाते हो, फिर आप वो फील नहीं रहता, फिर एक करियर और फिर जो एंजाइटी आती है ना, व्हाट आई बिलीव इज कि जब हम पूरा सबको देख रहे होते हैं आसपास, क्योंकि किसी का प्रिपरेशन लेवल कुछ है, किसी का कुछ है, तो वी स्टार्ट विलिंगली और मतलब नोइंगली और अननोइंगली ना, वी स्टार्ट टू कंपेयर अवर सेल्फ विद एवरीबडी अराउंड अस। एक ये फैक्टर आ जाता है सर। तो उसका सर वो चीज थोड़ा मेरे लिए पॉजिटिव भी रही, नेगेटिव भी, क्योंकि मैं कई बार कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। बट सर मुझे ये था कि मैं, अगर मैं ऑफ ट्रैक जा रही हूँ तो मैं थोड़ा कॉम्पनसेट करती थी उन चीजों के लिए, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करती थी। अगर मेरा रोज का उस उतने आवर्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो फिर मैं थोड़ा देखती थी कि इस वीक तक इतने टॉपिक्स तो मैं कर ही लूं। और सर एक अल्टीमेट गोल था कि एग्जाम तो क्लियर करना है, उसके लिए जो करना पड़े, एक वो चीज थी, तो हो जाती थी चीजें। मेजर कौन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करा आपने? सर मैंने मेरा मेडिसिन तो मैं नहीं कर पाई थी। मैंने, मेरा पहला टारगेट तो था कि जो मेरे मेजर 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं बहुत अच्छा कर लूंगी, शुरुआत से जो मैंने सोचा था। मेडिसिन मैंने स्टार्टिंग में काफी कवर भी की थी, लेकिन जब तक टाइम आया एग्जाम का तो मैं उतना रिवाइज नहीं कर पाई, चीजें उतनी रिटेन नहीं हुई। लेकिन सर ऑब्स गायनी, पीएसएम और सर्जरी मैंने अच्छे से की थी। और इसके अलावा सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स किए थे, मतलब सब्जेक्ट मैंने छोड़ा एक भी नहीं था। आई डिड ऑल द सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द वेटेज। जो माइनर सब्जेक्ट्स थे आई डिड नॉट मतलब डू इट कम्प्लीटली कि सारा ही कर लिया, ऐसा नहीं है। जिसमें आईबीक्यूज ज्यादा आते हैं उनसे मैंने आईबीक्यूज ज्यादा सॉल्व किए। जिनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे डर्मा वगैरह का, मुझे लगा कि पीवाईक्यूज और पीवाई टॉपिक्स करके हो जाएगा, उनसे उतना किया। बट सर किया मैंने सब था। और बाकी सर फॉरेंसिक मैंने अच्छे से, क्योंकि वो उसका वेटेज काफी बढ़ रहा है, फिजियोलॉजी, पैथो, फार्मा ठीक ठीक की थी, मतलब किया सब था। और जैसा एग्जाम में वेटेज है उस हिसाब से थोड़ा वेरी की थी चीजें। इस बार पेपर पेपर वाले, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक तो लास्ट वीक को आप कैसे मैनेज कर रहे हो और एग्जाम डे को कैसे मैनेज कर रहे हो, तो लास्ट वीक में क्या स्ट्रेटजी थी अपनी? सर लास्ट वीक में एज आई टोल्ड यू कि क्योंकि सर पेपर जब पोस्टपोन हुआ है तो मेरा 1 महीने मेरी जो पढ़ाई थी वो मतलब बहुत ऑफ ट्रैक हो गई थी, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मुझे ये था कि एग्जाम हो जाएगा दिसंबर में, लेकिन जब पोस्टपोन हुआ है तो सर 15 दिन तक तो मैंने पढ़ाई ही नहीं की है। और फिर जब मैंने फिर से प्रॉपर ट्रैक में आई तो मुझे एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से जो रिविजन्स कर रखे थे,
एग्जाम फिर पास आ गया था और मुझे लग रहा था अब तो मैं सब भूल गई। तो सर उस टाइम पे मतलब मैं एक्चुअली बहुत एक टाइम पीरियड ऐसा रहा कि मैं मुझे लग रहा था कि मे बी आई वुड नॉट बी एबल टू मेक इट। लेकिन अगेन एक मेरी सीनियर है, उनसे मैंने बात की एंड शी एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, शी मोटिवेटेड मी अ लॉट। उसके बाद सर मेरा लास्ट के 10 दिन में एनी हाउ मेरा ये था कि मुझे रिवाइज तो सब करके जाना है। उसके बाद मतलब मुझे ये था कि आई विल नॉट गिव अप टिल द लास्ट डे, मैं जो एग्जाम वाले दिन तक मुझे गिव अप नहीं करना। और हम्म। उस चीज ने मुझे हेल्प फिर बहुत की है, क्योंकि लास्ट 10 दिन में सर मुझे ये था कि मेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली यही थी, मैंने जो क्वेश्चंस करके रखे थे, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो मेरे कंसाइज नोट्स थे, वो पढ़े थे मैंने। और जो क्वेश्चंस मेरे कई बार मार्क्ड थे कि गलत हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो क्वेश्चंस लगाए थे। बाकी मैंने लास्ट के 10 दिन में नोट्स ज्यादा पढ़े थे, मेरे जो कंसाइज्ड वाले नोट्स थे ना वो मैंने काफी बार पढ़े थे। और एग्जाम वाले डे तक सर ये था कि मैं बहुत एंजाइटी हो गई थी मुझे। आई डिड नॉट स्लीप द लास्ट नाइट, जिस दिन एग्जाम था उससे पहले आई कुड नॉट स्लीप, मतलब मैं 1.5 घंटे लिटरली सो के गई थी। बट स्टिल मतलब मुझे ये था कि एग्जाम वाले दिन तक आई विल नॉट लूज होप। सर हम्म। वो चीजें थी। फिर एग्जाम एग्जाम वाला जो डे था वहां पे फिर कैसे चीजें मैनेज करी, क्योंकि वहां पे भी लोगों को बहुत ज्यादा इतनी एंग्जाइटी हो जाती है ना कि पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो तो बहुत सारों ने, और खासकर लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैं ऐसा कोई यस। कर रहा हूँ बट मेजोरिटी लड़कियों में बहुत होता है ये चीज, क्योंकि लड़के लड़के तो चील वाले होते हैं ना कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा वाला। तो वो क्योंकि अब एग्जाम डे आप एंग्जाइटी अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली, और आई थिंक जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे उससे आपको हेल्प मिली होगी एंग्जाइटी कवर अप करने में एग्जाम। सर एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले से मैं थोड़ा ये करती थी कि जो मेरा एग्जाम का टाइम था, जो मेरे पेपर 1 पेपर 2 का टाइम था, मैं कोशिश करती थी कि मैं रोज उस टाइम पे बैठ के पेपर दूं। तो मतलब 1-1.5 महीने में हर दिन तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कई बार किया, तो मैंने वो एक पीरियड बैठने की प्रैक्टिस जरूर की थी। हम्म। और सर एग्जाम वाले दिन में सर एक चीज ये थी कि मैंने कई सारे इंटरव्यूज में देखा था लोगों के कि पेपर अगर पेपर 1 टफ हो जाता है तो उसमें कई लोगों का एग्जाम खराब हो जाता है, भले ही पेपर 2 कितना इजी हो, लेकिन पेपर 1 के बाद दे लूज हो। तो उसके लिए सर मैंने अपने एक्चुअली पेरेंट्स को बोल दिया था कि जो मेरा एग्जाम होगा, जो मेरा पेपर 1, उसके बाद एक बार आप मुझसे बात कर लेना और एक बार मुझे ना मोटिवेट कर देना, इन केस लगे मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मुझे एक बार थोड़ा सा मोटिवेशन दे देना कि हाँ कोई नहीं, अभी पूरा 150 नंबर आगे बाकी है। लेकिन सर लकीली जो पेपर 1 था वो तो इजी आया था हम लोग के टाइम में। इस एग्जाम में पेपर इजी, तो पेपर 1 के बाद तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ अच्छा पेपर गया है, पेपर 2 भी अच्छा गया तो हो जाएगा। तो सर मेरा एक्चुअली वही पेपर 2 के बाद बहुत गड़बड़ हो गया था, तो पेपर 2 के बाद आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मुझे लग रहा था हो जाएगा, बट जितना अच्छा सोचा था उतना अच्छा नहीं हुआ था मेरा। तो हम्म। सर वो चीज हुई थी पेपर 2 के बाद, आई केम बैक डिसअपॉइंटेड, वो चीज। तो इस पूरी प्रिपरेशन से क्या सीखा अपन ने और क्या गलतियां करी अपन ने इस प्रिपरेशन में जो दूसरे लोगों को नहीं करनी चाहिए? सर गलती मुझे सबसे बड़ी अपनी यही लगी, जैसे कि आई टोल्ड यू कि मेरा, मुझे सर ये लगता है कि कोई भी एग्जाम जब कोई दे रहा है तो बहुत एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए पहले कि उस चीज को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है। फिर आती है रैंक वाली चीज। एफएमजी की जब मैंने ये तैयारी शुरू की तो शुरुआत से ही मेरे दिमाग में पहली चीज ये थी कि 2+ स्कोर करना है, दैट इज अ गुड थिंग, मतलब एवरीबडी शुड थिंक लाइक दैट। इस वजह से शायद मैंने हर चीज कवर की ये चीज। बट सर जब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड में हुई ना, तो मुझे एक सबसे बड़ी चीज लगी कि इतना कुछ जो मैंने पढ़ के रखा, या तो मैं स्टार्टिंग से रिवीजन भी उतना प्रॉपर करती जो मैंने नहीं किया, क्योंकि पढ़ा बहुत कुछ था मैं जो भूल गई बाद में, तो उसका मुझे फिर फ्रस्ट्रेशन होता था। तो एक चीज मुझे ये लगी कि हाँ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि रिसोर्सेज हमेशा बहुत ही कंसाइज्ड होने चाहिए, मतलब बहुत ही फिक्स्ड रिसोर्सेज होने चाहिए बेसिकली। लास्ट मोमेंट में मुझे भी ऐसा लगता था कि यार फोमो टाइप फीलिंग आती थी कम इधर पढ़ो उधर पर ना। एटलीस्ट ये कि ज्यादा रिवाइज करो आप, ये वही सिर्फ वही सर दिस इज व्हाट आई हैव। करने से कुछ नहीं होगा जो यस ज्यादातर सर। करते हैं। सर ये मेरी लर्निंग रही है कि भाई कम पढ़ के और उसको रिविजन, और जो चीज मैंने लास्ट में इम्प्लीमेंट की, और बहुत ज्यादा रिसोर्स चेंज नहीं करने हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट कर लो जितना करना है, अगर किस टीचर से क्या समझ आ रहा है, एक बारी दिमाग में सेट हो गया कि हाँ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चीज पक्का होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट मुझे इस टीचर से पढ़ना है, फिर एंड तक उसको फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सर ये सब मेरी लर्निंग्स रही हैं, और कंसिस्टेंसी इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि वो होगा, ऑफ ट्रैक चीजें होंगी, लेकिन फिर भी वी शुड ट्राई अवर बेस्ट कि हम कैसे उन चीजों को कितने घंटे से कॉम्पेंसेट पढ़ाई करें। हो जाती थी लगभग? सर मेरी स्टार्टिंग में तो मैं 6-7 घंटे पढ़ती थी स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट के 3 महीने में मैं पढ़ लेती थी। ऑन एन एवरेज मेरा 9-10 घंटे हो जाता था, और एग्जाम के 1 महीने पहले तक तो मैं पढ़ी रही होती थी। मतलब 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे ऐसा हो जाता था एग्जाम के 1 महीने। Yes, sir. और लास्ट में एक तो जो अभी एफएमजी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी जून वाले के लिए, उनके लिए कुछ सजेशन, और जो जूनियर्स कॉलेज में हैं उनके लिए कुछ सजेशन। सर एफएमजी प्रिपरेशन के लिए सर मेन चीज दैट आई वुड लाइक टू से इज कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यू शुड ऑलवेज हैव दैट इन माइंड, यू हैव टू क्लियर इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि इट इज वेरी मच पॉसिबल। You should never think कि once I'll start my 5th year, or once मेरा college will be done, college exams will be done, then I'll start thinking about FMG, then I'll start preparing it. तो ये तो कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 इज कि we should understand कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो पढ़ो 200 प्लस नंबर के लिए, लेकिन एक मिनिमम पहले अपना 150 वाला कॉन्फिडेंस ले आओ, उसके बाद चीजें उस हिसाब से इंक्रीज करो, उसके बाद जो भी कंटेंट है उसको एनहांस करके और चीजें एड अप करो। नंबर 3 सर, रिविजन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत कम चीजें पढ़ के भी अगर आप जा रहे हो, जो चीज एक्चुअली पूछी जाती है, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ के चले गए, और बट वो चीज आपके टिप्स पे है, तो आई बिलीव कि चांसेस बढ़। ये करते हैं बहुत सारे लोग, 10-10 12-12 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं, बट बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं और वो लोग पास होते हैं। एग्जैक्टली सर। सर मैं भी देखती थी काफी सारे इंटरव्यूज, तो मैं ये देखती थी कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं एक्चुअली सब्जेक्ट्स। हाँ, लेकिन सर मुझे लगता है कि छोड़ना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि कई बार बहुत इजी सवाल भी अगर पूछ आपके लेते पास हैं। टाइम है तो ऑब्वियसली फिर छोड़ना तो कोई हाँ, सेंस ही नहीं है इसका। छोड़ना नहीं फिर चाहिए। तो ऑब्वियसली आपके पास पूरे 5-6 महीने हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको नहीं छोड़ना है कुछ भी। बट हाँ, अगर Yes, सिचुएशन आपकी ऐसी कि आपके पास 1 महीना बच रहा है, 2 महीने बच रहे हैं, तो फिर तब तो ऑब्वियसली सर आपको ये तो एक फिर भूलिए। आर पार की लड़ाई वाला काम हो जाता है मेनली। वही यस सर। तो सारे लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, मतलब इतना बोल, मैं खुद इतना बोलता हूँ लोगों को, मेरे नोन वालों को भी, पर ऑब्वियसली वो स्किप करते जाते हैं। तो मॉक की क्या इंपॉर्टेंस है? सर मॉक का सर ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है सर। मॉक एक्चुअली क्यों नहीं देते हैं हम लोग? सर हमें ये लगता है, हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मेरे साथ भी होता था, लगता था अभी 2 सब्जेक्ट्स हुए हैं, अभी क्या करेंगे मॉक में, खराब मार्क्स आ जाएंगे। तो वी ऑलवेज वेट टिल द लास्ट टाइम, जब हमारे सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड होंगे तब हम मॉक देंगे, क्योंकि तब हमें लगता है हमें कॉन्फिडेंस आएगा। बट वो होता नहीं है, क्योंकि हम जब शुरुआत के 2 अच्छे होंगे, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम कहीं ना कहीं पीछे का भूलते ही जाएंगे। डज नॉट मैटर हम कितना अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तो भूलेंगे। वी हैव टू फॉरगेट, वी विल फॉरगेट द थिंग, दैट्स वेरी श्योर। सर मैंने इसके लिए एक चीज ये की थी कि मैंने थोड़ा अप्रोच बदली। जो मैं मॉक देती थी, तो मुझे अगर मन नहीं हो रहा या मुझे लग रहा है आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो सर मैं इस उससे देती थी कि यार मैं मॉक दे रही हूँ, कि एक तो मुझे उस टाइम पे बैठने की आदत हो जाएगी, कि उतनी देर मैं बैठ रही हूँ। दूसरी चीज मैं ये करती थी कि आफ्टर गिविंग मॉक, मैं जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, भले मेरा कितना भी खराब आए हो, आई डिड नॉट केयर अबाउट इट। मैं बस एक काम कर लूंगी कि हर सब्जेक्ट से किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस टॉपिक से आया, आई विल राइट इट डाउन। 2 इस टॉपिक से आया, आई विल राइट इट डाउन। इससे क्या होता था, वो एग्जाम में मतलब मॉक देने से पहले वो मार्क्स पे इतना मैं फोकस्ड ही नहीं होती थी। मुझे ये रहता था कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने। और जब 3-4 मॉक के बाद एक लिस्ट होती है ना हमारे पास कि ये टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, फिर वो चीजें इतनी हेल्पफुल हो जाती हैं कि हम उससे अपने नोट्स कंसाइज कर पाते हैं। हमारा जो लास्ट का 1 महीना रिविजन में व्हेन वी आर वेरी कंफ्यूज कि पढ़ना क्या है, वो वाला जो टाइम पीरियड होता है, वो इस चीज से बहुत हेल्प कर जाती है। सर इस तरह से मैंने अपना थोड़ा अप्रोच चेंज करी, तो मैंने दे दिए थे फिर जीपीएस, तो वो चीज मुझे फैक्टर आता ही नहीं था इतना मार्क्स वाला। मार्क्स का तो वो मैं नॉर्मली बोलता हूँ लोगों को कि भाई, एग्जाम से पहले आपके कम नंबर आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है। तो आपको एटलीस्ट अपनी पता चल रही है ना कि आपकी कंडीशन, कि आप कहाँ खड़े हो, कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। तो एग्जाम से पहले कम नंबर आना अच्छी बात है, तो उसको लेके टेंशन की बात नहीं। एग्जाम में जाके कम नंबर आए उससे तो अच्छा है ना कि पहले कम नंबर आ रहे हैं, एटलीस्ट आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने आप में, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली सर। वही। और यस सर। लास्ट में जो जूनियर्स कॉलेज में हैं उनके लिए जो मजे मार रहे हैं। सर मैं तो ये बोलूंगी सर, करो, मतलब हर चीज इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो भाई, हर चीज करो। जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, उनमें पार्टिसिपेट करो, बिकॉज दिस इज द टाइम दैट इज नेवर गोइंग टू कम बैक, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एनी पर्सन, कॉलेज लाइफ।
सर आई बिलीव कि सब कुछ करना चाहिए, मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं अगर सिर्फ एक चीज करूंगी तो मेरा प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगा। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव इन ऑल द थिंग्स इन द कॉलेज। तो सर बस ये है, एक बैलेंस आना चाहिए। अभी यू शुड नो कि अभी सीरियस होने का टाइम है। चलो 1 साल कर लिए मजे, 2 साल कर लिए, बिल्कुल मजे मत करो कि एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम्स में फेल हो जाओ। ये चीजें इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। अब एग्जाम में भी तुम्हारे भाई मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसके साथ तुम चीजें कर लो। उसके बाद जो जब टाइम है कि यार आप 3rd ईयर में आ गए हैं, 4th ईयर में आ गए हैं, अभी पता है एग्जाम देना है 2 साल बाद, तो फिर बहुत सिंसियर हो जाओ। गोल शुड बी क्लियर कि यार अभी माई ओनली टारगेट इज दिस। सो विद द टाइम ना, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजें बैलेंस करते हो। सही दिस इज व्हाट आई विल। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रांजलि, हमारे साथ अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई थिंक इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच थैंक प्रांजलि। यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर।